पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो चलिए दोस्तों हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है धातुओं का गलनांक उच्च होता है, बिल्कुल सही है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, बिल्कुल सही है। सीसा और पारा ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक होते हैं। दोस्तों पारा तो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, लेकिन सीसा जो होते हैं सर्वश्रेष्ठ सुचालक नहीं होते हैं। अगला है शुद्ध धातुओं की सतह चमकती है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे सीसा और पारा ऊष्मा के सुचालक तो होते हैं, लेकिन दोस्तों होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे कह रहा है सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, तो सर्वश्रेष्ठ सुचालक तो नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। और इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो गलत ही आपका सही होगा, अर्थात सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम मिलाते हैं दोस्तों तो क्या बनता है। तो जिंक सल्फेट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी के पीने के कारण नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कौन सी बीमारी नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। मेनिंजाइटिस ये भी बैक्टीरिया जनित रोग है। कॉलरा ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसे हैजा के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों रेबीज जो है यह वायरस जनित रोग है। ठीक है, वायरस जनित रोग है और यह कुत्ते, बिल्ली और चमगादड़ के काटने से फैलता है दोस्तों। तो इसमें कह रहा है प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कामाख्या मंदिर डैश में स्थित है। तो दोस्तों कामाख्या मंदिर जो है वह गुवाहाटी में स्थित है, और गुवाहाटी कहाँ है दोस्तों, तो ये असम में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डैश से खतरा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि बक्सा बाघ परियोजना जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कह रहा है कि बक्सा परियोजना को वर्तमान में चल रहा है, किससे खतरा है। तो दोस्तों वहाँ पर डोलोमाइट का खनन चल रहा है, जिसकी वजह से उसे खतरा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं बताती है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। तो दोस्तों ये सकल राष्ट्रीय खुशहाली जो इंडेक्स है वो इसकी मतलब मेजरमेंट करती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे यूएनडीपी के नाम से जानते हैं द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या था। तो दोस्तों यूएनडीपी जो है दोस्तों वो मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, और 2021 में जो इन्होंने मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था उसमें भारत का स्थान 129वां था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1855 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी। तो दोस्तों कोलकाता में रीसरा नामक स्थान पे लगाया गया था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक को लिखे थे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरा राष्ट्रपति जो थे दोस्तों वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी और पांचवें राष्ट्रपति जो थे दोस्तों वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित स्नोफेड नदी है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसमें पूछ रहा है बर्फ पोषित नदी, तो यमुना नदी जो है वो बर्फ पोषित नदी है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों, और यहाँ से निकलने वाली यमुना अकेली नदी नहीं है दोस्तों, यहाँ से एक टॉन्स नदी भी निकलती है। और आपसे पूछा जाएगा कि बिहार किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों इसी टॉन्स नदी के किनारे स्थित है। और यमुना भारत में गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्य से संबंधित है। तो दोस्तों भारत के संविधान का भाग 4 का सेक्शन ए जो है दोस्तों ये मूल कर्तव्य से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, और दोस्तों इसकी अनुशंसा किसने की थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी अनुशंसा किया था।
अगला क्वेश्चन है कि 13 ताली नामक लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है? तो दोस्तों 13 ताली लोक नृत्य जो है वो राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मास्टर दा के नाम से सूर्य सेन को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों 2023 में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों BVR सुब्रमण्यम को किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फरवरी 2023 में यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पास पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक दुकानदार ने 3500 अंकित मूल्य वाला एक कोट 2800 रुपये में बेचा जाता है, कितने प्रतिशत की छूट हो गई? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मार्क्स प्राइस जो है वो दोस्तों दिया हुआ है 3500 रुपया, ठीक है, और सेलिंग प्राइस है दोस्तों वो दिया हुआ है 2800 रुपया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डिस्काउंट की जब भी बात करेगा दोस्तों तो डिस्काउंट क्या होता है, हमेशा मार्क्स प्राइस पे ही अर्थात अंकित मूल्य पर ही दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इन दोनों जीरो को हम काट देते हैं, मार्क्स प्राइस में भी और सेलिंग प्राइस में भी, तो क्या हो जाता है, मार्क्स प्राइस हमारे सामने 35 और सेलिंग प्राइस 28 आ जाता है। तो कह रहा है कितना प्रतिशत का छूट है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मार्क्स प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये डिस्काउंट के बराबर हो जाता है दोस्तों, ये डिस्काउंट के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कितना प्रतिशत डिस्काउंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 35 माइनस 28 बट्टे में 35 गुना 100, ये डिस्काउंट हो जाएगा दोस्तों। तो 35 में से 28 घटाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा 7, और नीचे है 35 गुना 100, 7 पचे 35, 5 दूना 10, तो हमें कितना प्रतिशत डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों? तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 240 और 320, अगर इसमें से हम जीरो को हटा देते हैं दोस्तों तो हमारे पास बच जाता है संख्या 24 और 32। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित करती है? तो हम बाय ऑप्शन चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन के सारे जीरो को अगर काट दीजिए तो देखिए 12 से अगर डिवाइड करते हैं, 12 दूना 24, 32 नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। 56 है दोस्तों, तो 56, 24 और 32 दोनों से बड़ी संख्या है, तो ये तो HCF हो नहीं सकता है। उसके बाद दोस्तों 32 का देखिए, तो 32 को काट देगी, लेकिन 24 से बड़ी संख्या है तो ये HCF नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आप ट्राई करना चाहते हैं तो देखिए 8 से डिवाइड अगर करेंगे तो ये भी 3 बार में कट जाएगा और ये भी 4 बार में कट जाएगा, मतलब 8 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करती है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 80। अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज में विकर्ण क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों ये हो जाता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पे D1 और D2 दोस्तों दोनों विकर्ण को डायगोनल 1 और डायगोनल 2 को दर्शा रहा है, तो चलिए यहाँ पे 1/2, पहला विकर्ण है 14 और दूसरा विकर्ण दिया हुआ है दोस्तों 24। अब इसको हम काटते हैं, 2 7 14, 24 को 7 से गुना करिए, 7 गुना 24 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जिसके लास्ट में 8 होगा दोस्तों, 7 चौक 28, तो 168 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 संख्याओं का औसत 78 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि संख्या मान लीजिए A है, B है, C है, D है और E है, इन सभी का औसत दिया हुआ है 78। तो इन सभी का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? जितनी संख्या है उससे हम अगर इसको गुना कर देते हैं तो इसका योग निकल जाएगा। तो 8 पंचे 40, 4 7 पचे 35 और 4 39। तो इन सभी पांचों संख्या का योग जो है दोस्तों वो 390 आता है। कहता है यहाँ पे यदि पहली दो संख्या का औसत 54 है,
मान लीजिए पहली दो संख्या ए बी है, तो ए प्लस बी का जो औसत है दोस्तों वो है 54। तो इसका योग क्या हो जाएगा, तो 2 से हम इसको गुना करेंगे, 54 दूना 4 दूना 8, 5 दूना 10, 108 हो जाएगा। और कहता है अंतिम दो संख्याओं का औसत 63 है। तो अंतिम की दो संख्या है दोस्तों डी प्लस ई, इन दोनों का औसत दिया हुआ है 63। तो हमें योग निकालना होगा, 2 से गुना करेंगे, 63 दूना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 126। अब कहता है दोस्तों कि तीसरी संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को आप जोड़िए, 8 6 14, 2 1 3 और 1 1 2, 234 हो जाएगा दोस्तों ए बी डी सी का योग। तो पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या निकालने के लिए, सी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों कि कुल ए बी सी डी के कुल योग में से हम ए बी डी सी को अगर घटा लेते हैं, सॉरी नीचे में डी ई होगा दोस्तों, अगर इनको हम घटा लेते हैं तो सी का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 234 को आप इसमें से घटा लीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6, 8 में से 3 जाएगा दोस्तों 5, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 156 निकल के आ जाएगा। तो तीसरी संख्या की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो 156 होगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तीन संख्याओं का अनुपात 3 5 7 है और उनका लॉसो 840 है, उनका मौसो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए संख्या दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, इन सभी का जो अनुपात है दोस्तों वो 3:5:7 है। अब कह रहा है उनका लॉसो, तो अगर हम दोस्तों इसमें x लगा दें तो क्या दिक्कत हो जाएगा, 3x:5x:7x, कहता है इन सभी का लॉसो जो है वो 840 है। तो लॉसो कैसे निकालते हैं दोस्तों, हम इस संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 5 तिया 15 7 105, और x चूँकि मल्टीप्लाई में आएगा तो x यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 105, x बराबर हो जाएगा दोस्तों 840। तो यहाँ पे देखिए x का मान दोस्तों हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 840/105। इसको अगर काटेंगे दोस्तों तो ये 8 बार में पूरी तरह से कट जाता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया हमारे सामने 8। ये पूछ रहा है कि मौसो ज्ञात करिए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि मौसो वो संख्या होती है जो सभी में कॉमन हो। तो देखिए 3x 5x और 7x, ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सी संख्या कॉमन है, तो x देख रहे होंगे दोस्तों कि सभी में कॉमन है और x का मान हमारे सामने 8 है। तो HCF इसका क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आते होंगे, और जहाँ पे भी दोस्तों अगर डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिर से सॉल्व करूँ या अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये आयताकार, यह एक बगीचा है, ठीक है दोस्तों, इसकी ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। यहाँ पे कह रहा है लंबाई 12 सेंटीमीटर है दोस्तों, और चौड़ाई जो है वो 9 सेंटीमीटर है। तो कहता है इसका क्षेत्रफल, तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, या आयत का क्षेत्रफल अगर आप निकालते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर, इन दोनों को गुना करेंगे तो 12 9 108 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 108 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है तो वह 7500 रुपये की कीमत का माल बेचने पर कितना रुपया कमाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि हर 100 रुपये में 28 रुपये का इसे कमीशन मिल रहा है, ठीक है, तो 7500 में कितना मिल जाएगा, तो 7500 का दोस्तों 28% निकाल देंगे दोस्तों, तो जो वैल्यू आएगी आपके सामने वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 00 से 00 काट दीजिए, ये 75 गुना 28 दोस्तों, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 2100 रुपया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 2100। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 6400 की राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर निवेश किया गया है, यह राशि 2 वर्ष में 1756 मतलब 7056 हो गई है, तो ब्याज की प्रतिशत दर कितनी थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सी आई का क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है दोस्तों, टाइम कितना है, तो 2 ईयर।
ठीक है, 2 वर्ष दिया हुआ है। प्रिंसिपल अर्थात मूलधन जो है दोस्तों वो दिया हुआ है 6400 रुपया। ठीक है, और उसके बाद अमाउंट जो है दोस्तों वो दिया हुआ है 7056 इतना रुपया। अब दोस्तों देखिए, इस तरह अगर सी आई के क्वेश्चन आए और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेता है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पूछता है तो इसके लिए दोस्तों सिंपल कुछ नहीं हमें करना होता है। क्या करेंगे, मान लीजिए प्रिंसिपल को इस तरफ लिखते हैं और अमाउंट को हम यहाँ लिखेंगे। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है दोस्तों 6400 और अमाउंट दिया हुआ है 7056। अब देखिए, जैसे ही 2 वर्ष की बात करेगा तो दोस्तों इसका हम लोग अंडर रूट निकाल लेंगे। अगर 3 वर्ष की बात करेगा तो इसका हम लोग घनमूल निकाल लेंगे। तो दोस्तों अगर रूट इसका अगर 6400 का करेंगे तो ये 80 हो जाता है, और 7056 का वर्गमूल निकालिएगा दोस्तों तो ये 84 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है रेट, तो देखिए मूलधन 80 रुपया से 84 रुपया 2 साल में हो गया। तो कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 4 की। किसके रिस्पेक्ट में, तो 80 के रिस्पेक्ट में, चूँकि मूलधन 80 है तो यहाँ पे लेंगे 80 और इसमें हमें प्रतिशत में निकालना है। तो दोस्तों प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे। अब इस जीरो से इस जीरो को काटिए, 4 दूना 8 और 2 5 10। तो दोस्तों हमारा रेट जो निकल के आ जाता है वो 5% है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।